नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है, राजनीति विज्ञान के दो लेसन हम लोग भारत की राजनीति की जो पुस्तक है उसमें से हम दो लेसन कर चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो दूसरी पुस्तक है राजनीति विज्ञान की कक्षा 12वीं की समकालीन विश्व राजनीति, उसका पहला अध्याय है जो शीत युद्ध का दौर, वो लेकर आया हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है 1945 और 1950 यानी 1945 और 50 के बीच की राजनीति, भारत की राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ें हम लोगों ने पहली पुस्तक में पढ़ी थी, जिसमें क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का लेसन था, वो पढ़ा था हमने। और एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर पढ़ा था हमने। वो थी भारत की राजनीति से जुड़ी हुई उस काल की, उस दौर की। और इस पुस्तक में जो हम कर रहे हैं ये है विश्व की उस दौर की राजनीति, यानी उस दौर में, उस काल में, उस समकाल में विश्व की राजनीति में क्या घटित हो रहा था, वो इस लेसन में, इस पुस्तक में बताया गया है। तो इस पुस्तक का जो पहला लेसन है, पहला अध्याय है, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आपके सामने ये बुक दिखाई दे रही है। अपना जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं एक किताब आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ। एनसीईआरटी की ये बुक है। इसके अलावा अगर जैसे अपने यहाँ कहावत है राम का नाम, तो किसी कोई भी किताब हो उसमें एनसीईआरटी की बुक है वो राम का नाम होती है। वो बुक आपके सामने में इस समय दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को ये भेज चुका हूँ कल, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप सब लोग इसे रीड करना अच्छी तरह से, ताकि जब मैं आपको वीडियो लेक्चर दूँ तो उससे आप लोगों को आसानी से समझ आए। फिर भी अगर आप लोगों ने रीड नहीं किया है तो एक बार कृपया इसे अच्छी तरह से, इस लेसन को आराम से बैठकर पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। समझाने का काम मैं इस लेक्चर में आप लोगों को कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका जो आप राजनीति विज्ञान में बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहोगे, जिसको विश्व के इतिहास में, विश्व की राजनीति में, ज्योग्राफी में, हर जगह इस शब्द ने अपने आप को स्थापित किया था, प्रभावित किया था। बहुत बड़े बड़े इलाकों को इस शब्द ने प्रभावित किया था, शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब क्या है, इसका शीत युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान पर परमाणु आक्रमण के बाद, जब अमेरिका ने अटैक किया, परमाणु आक्रमण किया, उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद जैसे जापान था, जर्मनी थी, जो जिनको शत्रु राष्ट्र बोलते हैं, धुरी राष्ट्र, उनमें क्या था, वो सब कमज़ोर हो गए, सबको उनको हार का सामना करना पड़ा। और जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका था, इंग्लैंड था, रूस था, फ्रांस था, तो ये लोग फिर क्यों विजेता थे, तो इनमें से रूस, जिसको उस समय सोवियत संघ बोला जाता था, वो सोवियत संघ, और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो ऐसे मित्र राष्ट्रों में, विजेता राष्ट्रों में देश थे जो विजेता बनकर निकले और जो शक्तिशाली बनकर निकले। तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद किसका उदय हुआ, दो बड़ी बड़ी शक्तियों का उदय हुआ। एक थी अमेरिका और दूसरा था रूस, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था। आज का जो रूस है, पहले वो क्या था, सोवियत संघ था। तो इससे क्या हुआ, जब दो शक्तियां, कहीं भी दो शक्तियां हो, जैसे कहते हैं ना भी, एक मैदान में केवल एक तलवार रह सकती है, दो तलवार नहीं रह सकती। और जब दो तलवार रहने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी, वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करेगी। और जब दो शक्तियों का उदय हो गया तो इन लोगों ने क्या किया, फिर इन लोगों ने एक दूसरे को काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोनों तकड़ी शक्तियां थी, दोनों पावरफुल थे। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि इनके सामने आमने सामने का युद्ध हो जाए, लेकिन उस दौर में ऐसी कई घटना हुई जिससे बस ये लगने लगा कि अब बस तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ देश थे वो अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश थे वो सोवियत संघ के साथ चले गए। इस प्रकार जो संपूर्ण विश्व है ना, वो लगभग दो भागों में बंट गया। उन दो भागों में बंटने के कारण उनके बीच में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। शीत युद्ध का मतलब था, युद्ध तो था नहीं, बाकी युद्ध की सारी भूमिकाएं थी। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे के पैर कटना, राजनीति में एक दूसरे के घुसना, ये सब काम करते थे ये दोनों देश खुल्लम खुला। सिर्फ आमने सामने का हथियारों से युद्ध नहीं किया। इस प्रकार से ये शीत युद्ध शब्द का मतलब ये है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक बहुत 20-30 सालों तक, 30-40 सालों तक ये चला, जिसमें एक दूसरे की होड़ की इन लोगों ने। उस दौर को कहते हैं शीत युद्ध। और ये कब स्टार्ट हुआ, ये हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां, महाशक्तियां को का उदय हुआ। एक अमेरिका थी और दूसरा था सोवियत संघ।
तो यही इस लेसन में आप लोगों ने जब इसका ये पहला जो आपका पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, पहला जो इसका पेज है उस पर भी यही चीज़ दी हुई है भी क्या क्या कैसे कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का युद्ध हो जाता है। इस दौर में कुछ चीज़ें होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि ये मैं आपको बुक रीडिंग करा रहा हूँ इस वीडियो में। इसके तुरंत बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा आज ही, जिसमें मैं आपको इस अध्याय से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उनको उनको कराऊंगा। आपको लिखित में वो क्वेश्चन मैंने नोट्स बना रखे हैं, उनकी सहायता से मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो को देखें, 15-20 मिनट का वीडियो है। उसके बाद 10-15 मिनट का एक वीडियो में जिसमें आपको इस अध्याय के मैं प्रश्न और उत्तर का सल्यूशन दूंगा। तो जैसे कि आपको यहाँ किताब पर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक टॉपिक आया हुआ है शीत युद्ध में, क्यूबा का मिसाइल संकट। तो आपको पता ये होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका, कुछ देश अमेरिका के साथ चले गए, कुछ देश किसके साथ चले गए, साम्यवादी सोवियत यूनियन के साथ, जिसको हम रूस भी बोलते हैं, जो आज का रूस है। तो जो क्यूबा है ना, उसको आप मैप पर देखना कभी, ये जो अमेरिका देश है, अमेरिका देश, इसके नीचे एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसके जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, अमेरिका के बिल्कुल पास है। लेकिन यहाँ का जो शासन है ना वो समाजवादी व्यवस्था से चलता है, यानी कि सोवियत संघ की तरह। तो ये किसकी गुट में हो गया क्यूबा? क्यूबा हो गया समाजवादी या मतलब सोवियत यूनियन के गुट में। लेकिन पड़ोसी किसका है? अमेरिका का। तो यहाँ पर हुआ क्या था, ये क्यूबा का जो मिसाइल संकट है इसके बारे में आपको भूमिका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर रूस ने ना अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, मिसाइल जो होती है वो तैनात कर दी। अब वो पड़ोसी किसका था? बिल्कुल अमेरिका का। तो अमेरिका को ये महसूस हुआ कि रूस तो तेरे दरवाजे पर आ गया, तो इस कारण वहाँ पर एक संकट पैदा हुआ। वो इसमें आप अब पढ़ोगे। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति जो है फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट हो जाएगा। यानी 1961 की ये बात है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने भी, क्यूबा का मिसाइल संकट कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? 1961 में। कैसे पैदा हुआ कि जो रूस के और जो सोवियत संघ थे उनके जो लीडर थे, उनको ये डर लग रहा था कि जो अमेरिका है, जिसके पास क्यूबा देश है छोटा सा, इसके ऊपर अमेरिका हमला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था से चलता है और क्यूबा है उसमें दूसरे तरीके की, यानी क्या है, समाजवादी व्यवस्था चल रही है। तो ये इस पर हमला करेगा और इस पर अपना अधिकार कर लेगा। और वहाँ का जो नेता था फिदेल कास्त्रो, वहाँ का जो लीडर था, उसकी सरकार को हटा देगा, क्योंकि वो समाजवादी सरकार है और अमेरिका समाजवादियों से नफरत करता है, क्योंकि वो समाजवादियों को किसका ग्रुप में मानता है? सोवियत संघ के ग्रुप में। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग पर लगभग दोगुने ठिकानों पर या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुश्चेव क्यूबा की मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। इसी संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यानी ये वो काल था जिसमें ये लग रहा था कि शीत युद्ध जमा अपने स्वभाव पर है और अब युद्ध हो सकता है। ये कौन सा काल था? क्यूबा मिसाइल संकट का।
शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। ऐसा नहीं है कि युद्ध हुए नहीं उस काल में। जैसे एक देश अमेरिका के पक्ष में था, एक देश क्या था, किसके पक्ष में था, सोवियत संघ के पक्ष में था। उन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ और जो अमेरिका था उसने अपने वाले साथी की मदद की, पूरी हथियार दिए, सेना दी। सोवियत संघ था, उसने अपने वाले पक्ष वाले की मदद की, हथियार दिए, लेकिन आमने सामने की लड़ाई नहीं की। सदम रूप से उनके द्वारा यानी मोहरों के द्वारा वो आपस में युद्ध करते रहे। आमने सामने की लड़ाई इन दोनों महाशक्तियों ने नहीं की। दोनों महाशक्ति और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। ये वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देशों के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाई सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतरीन सिद्धांत कौन सा है। पश्चिम गठबंधन का, जिसका नेतृत्व अमेरिका था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र था, पूंजीवाद का हामी था। पूर्वी गठबंधन, जिसका अगुवा सोवियत संघ था, इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। फिर आता है शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली, जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि हुई और धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच में पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने की अमेरिकी फैसले की आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि दुनिया में अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे। यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकें। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना ही शीत युद्ध का कारण बना। अब आपको पता लग गया शीत युद्ध का कारण क्या था। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बुत्ते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध के जोखिम को मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी का भी हो, लेकिन इससे होने वाला विध्वंस औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ। शीत युद्ध इसलिए स्टार्ट हुआ कि अमेरिका और ये दो ही महाशक्तियाँ उस समय बची और दोनों उस समय विश्व पर अपना पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहती थी। एक क्या करना चाहती थी, साम्यवादी समाजवादी करना चाहती थी। इसी कारण उनमें विचारधारा का टकराव था और शीत युद्ध का उदय हुआ। इस प्रकार आपको ये तो पता चल गया शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ। उसके बाद दो
अगला इसका टॉपिक है इसी लेसन में, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुव यानी विश्व में दो ध्रुव बन गए, कौन कौन से? एक पूंजीवादी वाला अमेरिका का ध्रुव और एक समाजवादी वाला या साम्यवादी वाला सोवियत संघ का ध्रुव। दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव दायरा बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहते थे? अपने साथ मिलाना चाहते थे। ऐसे में किसी भी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बचे। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। जो छोटे देश थे उन्होंने अपना फ़ायदा उठाया। जैसे क्या किया कि जिस देश से उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता, जिस देश से उन्हें टेक्निक बढ़िया मिलती, हथियार मिलते, सुरक्षा मिलती, जिनके साथ उनका व्यापार ज़्यादा होता, उसके गुट में वो शामिल हो जाते, जिससे उनका क्या होता? उनका फ़ायदा होता। इन देशों के स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए। भारत गुट निरपेक्ष एक तीसरा ध्रुव, इसमें आप आगे पढ़ोगे, तीसरे ध्रुव में रहा। हालांकि सोवियत संघ के नज़दीकी था भारत, लेकिन सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल नहीं था, नज़दीकी था। शामिल किस में था? गुट निरपेक्ष, यानी ना तो मैं सोवियत संघ के साथ हूँ ना मैं अमेरिका के साथ हूँ। लेकिन भारत के साथ जो आज़ाद होने वाला देश था वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान किस में शामिल हुआ? अमेरिका वाले गुट में शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ? क्योंकि उसको ये सिक्योरिटी मिली कि भी भारत के साथ हमला होगा तो हम आपकी मदद करेंगे, आपको हथियार देंगे। अमेरिकी हथियारों के बल पर हमेशा ही पाकिस्तान लड़ाई करता रहा और वहीं से उसको पैसे आते रहे, डॉलर आते रहे, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इस प्रकार देशों ने अपना फ़ायदा उठाया कि वो अपनी प्रतिद्वंदता, जैसे पाकिस्तान की प्रतिद्वंदता किसके साथ है? भारत के साथ। तो अपनी प्रतिद्वंदी के साथ संघर्ष करने के लिए, उससे सुरक्षा करने के लिए वो ग्रुपों में शामिल होते थे, छोटे देश। और आपको पता ही है कि 1945 से 50 के आसपास बहुत से देश आज़ाद हुए, क्योंकि ब्रिटेन जो पहले अपनी कॉलोनियाँ बना रखी थी, जो शासन कर रहा था, जैसे भारत पर कर रहा था, वो उसके आसपास छोड़कर चला गया लगभग सी। तो वो देश आज़ाद हुए, वो इस प्रकार अलग अलग गुटों में, दोनों गुटों में शामिल होने स्टार्ट हो गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ से पढ़ो आप, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। पश्चिमी गठबंधन कौन सा? अमेरिका वाला। और इन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम था 19 अप्रैल 1949 में, उसका नाम था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो बोलते हैं इसको, नाटो के नाम से जानी जाती है। इसको पूरा नाम क्या है इसका? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें कुल 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने क्या किया? इस संगठन ने, यहाँ जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, इस डायग्राम में जो पीले कलर में जो देश दिखाई दे रहे हैं वो सब नाटो के देश हैं। इन देशों ने एक गठबंधन किया, उसका नाम रखा उन्होंने नाटो। वो किस चीज़ का गठबंधन था? वो इस चीज़ का गठबंधन था कि अगर इनमें से किसी भी देश पर कोई हमला करता है ना, तो ये सारे देश इकट्ठे लड़ाई करेंगे। वही इसमें उन्होंने दे रखा है। तो जब दो ध्रुव थे, एक ध्रुव ने ऐसा गठबंधन नाटो बना लिया, तब क्या होना था? तो दूसरा ध्रुव था कौन सा? सोवियत यूनियन वाला, वो भी तो कुछ बनाते। तो उन लोगों ने फिर एक और संधि की, उसको बोलते हैं सिट्टो, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, और एक केंद्रीय संधि संगठन सेंटो। ये दो संधि की। इसमें भी ऐसे देश, दूसरे जो ग्रुप के देश थे वे शामिल हुए। इन लोगों ने भी ये संधि की। एक वार्सवा की संधि हुई। क्या हुई उनमें यही हुआ कि हम पर भी कोई हमला करेगा ना, तो हम लोग भी फिर इकट्ठा ही जवाब देंगे। इस प्रकार नाटो, सिट्टो और सेंटो, ये तीन, एक वार्सवा की संधि, ये संधियाँ हुई जिनके बारे में आप लोगों ने पता चल गया क्या था इनमें। ये यही था भी, नाटो किया अमेरिका वाले गठबंधन ने, और सिट्टो और सेंटो ये किया सोवियत यूनियन वाले देशों ने आपस में एक संधि करके एक संगठन बनाए। एक पर कोई हमला करता है तो बाकी सारे देश उसके साथ मिलकर लड़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम शीत युद्ध का दायरा। भी इसका दायरा क्या था? भी कहाँ कहाँ तक फैला था? ये क्या सिर्फ अमेरिका और यूरोस में फैला था या और देशों में फैला? शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट आए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्यूबा वाला मिसाइल संकट मैंने आपको बताया। उसमें देखो, न तो वो सोवियत यूनियन की ज़मीन पर हो रहा था, न वो अमेरिका की ज़मीन पर हो रहा था। कहाँ हो रहा था? क्यूबा में। लड़ कौन रहे थे अप्रोक्स रूप से? कौन? अमेरिका और सोवियत यूनियन। ऐसे मतलब ये जो दो ध्रुव की कल्पना थी, ये शीत युद्ध था, ये दुनिया के अलग अलग जगह पर लड़ा गया। लड़ कौन रहे थे? अमेरिका और सोवियत यूनियन, जगह किसी और देश की। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं, मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोरियाई महाशक्ति है, कोरियाई युद्ध है,
दो देश है कोरिया के, आप लोगों ने अब भी पढ़ रहे हैं, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जिसको विलेन के रूप में पेश करते हैं हमारे मीडिया वाले, किम जोंग उन जिसकी खबर चल रही थी, वो वहाँ का एक शासक है। उत्तर कोरिया है वो साम्यवादी देश है आज भी, उसकी विचारधारा समाजवादी है। यानी वो किससे प्रभावित था, किसके साथ शामिल था वो उस टाइम, सोवियत यूनियन के साथ। दक्षिण जो कोरिया है ना, कोरिया एक प्रायद्वीप है, उसमें दो देश बन गए। दक्षिण जो कोरिया है वो पूंजीवादी देश है, वो किसके पक्ष में है, अमेरिका के साथ। तो वहाँ पर संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, दो राष्ट्र बने। अप्रोक्ष रूप से लड़ाई किसने कराई, अमेरिका और सोवियत यूनियन ने। लड़े कौन, कोरियाई लोग। इस प्रकार से वहाँ दो देश बने, वहाँ संघर्ष चला। यानी कहाँ कहाँ फैला, दायरा बता रहे हैं तो कहाँ कहाँ फैला, कोरियाई प्रायद्वीप में पहुँच गया, क्यूबा में पहुँच गया। इसके अलावा देखो बर्लिन, बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में। आपने पढ़ा होगा जर्मनी का एकीकरण, 10वीं में लेसन आता है। जर्मनी के दो भाग हो गए, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी थी वो किसके पक्ष में थी, सोवियत यूनियन के पक्ष में। पश्चिमी जर्मनी थी वो किसके पक्ष में थी, दो देश बन गए थे अलग अलग, वो किसके पक्ष में थी, पूंजीवादी अमेरिका के पक्ष में। बाद में 1989 के 90 के पास जाकर इनका एक बने दोनों देश, और फिर जर्मनी एक बनी। वहाँ पर लड़ाई चली, दायरा देखो कहाँ फैला, जर्मनी तक पहुँच गया। लड़ कौन रहे थे, जर्मन लोग लड़ रहे थे अलग अलग दो देशों में, लेकिन लड़ा कौन रहा था, सोवियत यूनियन और दूसरा अमेरिका। किसके कारण, शीत युद्ध के कारण। कांगो देश है अफ्रीका में, पूर्वी कांगो और पश्चिमी कांगो, बाद में एक यूनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो बनाए। वहाँ भी यही सिस्टम चला, आपस में लड़ाया, आधे लोग साम्यवादी बने, आधे पूंजीवादी बने। इस प्रकार अनेक ऐसे देश थे जहाँ पर क्या हुआ कि व्यापक हानि हुई। जैसे वियतनाम का युद्ध सुना होगा, अमेरिका जहाँ से हार कर निकल के गया, 20 साल लड़ाई लड़ी अमेरिका ने। क्यों, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको ट्रेनिंग कौन देता था, सोवियत यूनियन। हथियार सोवियत यूनियन, लड़ते थे वो अमेरिका के साथ, गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला समझ तो भी छुप जाते थे, जैसे अमेरिकी लोग टपे उन पर हथियार से अटैक कर दे। ऐसे करके अमेरिका को वहाँ से हार कर भागना पड़ा। ऐसी एक हार सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में देखी। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले आ गए, वहाँ अमेरिका ने सेम पॉलिसी अपनाई वियतनाम वाली, हथियार दिए। पाकिस्तान से लोग गए वहाँ लड़ने के लिए, मुजाहिदीन बोलते हैं उनको। वहीं से पाकिस्तान का असली पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की थी शुरू में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए उनका इतिहास का। पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल वही थी कि वहाँ उस टाइम उन्होंने कट्टरता पैदा की और अपने लोगों को वहाँ लड़ने के लिए भेजा। वो जब वहाँ युद्ध समाप्त हो गया अफगानिस्तान में, तो वो इसके खुद के देश में लड़ने लग गए। इस पर का देश खत्म होने की कगार पर पहुँच चुका आज। तो वहाँ अफगानिस्तान में अमेरिका ने इस तरीके से गुरिल्ला युद्ध से हरा दिया। यानी दायरा देखो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी लड़ाई होती, वहाँ कौन मिलते दोनों, अमेरिका और सोवियत यूनियन। लड़ जाए कोई रहा हो। जैसे अपने यहाँ भी यही था, सोवियत यूनियन अपना सपोर्ट करता था, पाकिस्तान का सपोर्ट करता था अमेरिका। जब युद्ध होते थे आपको पता है हमें सपोर्ट देती थी सोवियत यूनियन, नीचे नीचे हथियारों की, लॉजिस्टिक और दूसरी चीज़ों की रसद की। और पाकिस्तान को ये सपोर्ट कौन करता था, अमेरिका। हम लोग भी ऐसे लड़ रहे थे। तो इस प्रकार आपने इसका दायरा देखा भी किस प्रकार एक दायरा था। अब यहाँ मैं आपको एक तीसरे ध्रुव के बारे में बताऊँगा। आपने अभी तक आपने दो ध्रुव पढ़े थे, तीसरा ध्रुव क्या था कि जब देश आज़ाद हुए तो उनमें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपने पढ़ा है। तो नेहरू जी ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भी सभी देश है ना वो दो गुटों में बंट रहे हैं। तो नेहरू जी ने एक दो और राष्ट्रों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पॉलिसी निकाली गुट निरपेक्षता की। वो गुट निरपेक्षता की पॉलिसी क्या थी कि इसमें उन्होंने चुनौती दी कि न तो हम लोग शामिल होंगे किसमें, अमेरिका वाले गठबंधन में, और न हम शामिल होंगे किसमें, सोवियत यूनियन वाले गठबंधन में। यानी कि हम लोग तो गुट निरपेक्ष का मतलब बराबर, भी हम लोगों के लिए दोनों बराबर हैं, हम किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। और ये किसने स्टार्ट किया था, ये जोसेफ ब्रोज टिटो, ये यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के नेता थे। इस प्रकार ये एक और है गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र, इजिप्ट बोलते हैं, वे ये वहाँ के शासक थे। इन तीन चार मुख्य शासकों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी चल रहा है, आज भी इसकी बैठकें होती हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो शीत युद्ध के कारण सारी दुनिया के देश दो भागों में बंट चुके हैं, हम लोग उससे अलावा एक तीसरा गुट बनाते हैं जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होगा, जिसका मुख्य मकसद अपने यहाँ गरीबी को, बेरोजगारी को, भूखमरी को ख़त्म करना है। हम लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन चला। इसमें इन्होंने दे रखी है, इसके तीन जो मुख्य आधार थे। 1961 में इसका पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन होता है 1961 में।
और इसमें इसमें 3 चीज़ों पर मुख्य बात पर समझौते होते हैं कि 5 देशों के बीच सहयोग बढ़े, सभी देशों के बीच जो इसमें सहयोग है वो आपस में सहयोग बढ़ाएंगे। दूसरा, शीत युद्ध का प्रचार प्रसार बढ़ने लग रहा है उसको रोकना है, और जो नए देश स्वतंत्र होने लग रहे हैं उनको अपने साथ शामिल करना है। इस प्रकार पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन में 25 देश शामिल हुए और गुट निरपेक्ष आंदोलन बढ़ता रहा और इसने एक प्रकार से बिचौले की भूमिका निभाई। शीत युद्ध को ठीक ठंडा रखने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका के साथ भी ये बात करते थे, सोवियत संघ के भी बीच में बात करते थे, उनके बीच में मध्यस्थता करते थे, समझौता कराने की कोशिश करते थे। इस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन का आपका पता चल गया, जिसका अर्थ था तटस्थता का धर्म निभाना, यानी कि दोनों ही शीत युद्ध के जो 2 ध्रुव थे उन दोनों में ही शामिल न होना और इन दोनों के बीच में समझौता कराना। तो यहाँ पर एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे पहले तो आपने आर्थिक व्यवस्था पढ़ी थी, एक पूंजीवादी एक समाजवादी। अब गुट निरपेक्ष के कारण एक नया थोड़ा सा सिस्टम चला। वो क्या चला कि ये लोग सिर्फ मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे, इसमें से क्या थे, अलग विकसित देश थे अधिकतर, जिनके जो क्या थे, गरीब थे। तो इन लोगों ने सिर्फ मध्यस्थता करने के लिए नहीं, इन लोगों ने भी क्या किया, भी हम अपना विकास करना चाहते हैं और विकास तभी होगा जब हम सभी के साथ अपने रास्ते अच्छे करेंगे, सभी के साथ अपने संबंध अच्छे करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने संबंध अच्छे किए। अब यहाँ आती है भारत की भूमिका। भी भारत और शीत युद्ध, भी भारत की भूमिका शीत युद्ध में क्या थी। आपको पता है जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। भारत को आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू ने किसकी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की। तो भारत ने तो किसके साथ गया, अमेरिका के साथ, और न गया सोवियत यूनियन के साथ। लेकिन भारत में समाजवादी व्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, थोड़ी पूंजीवादी थोड़ी समाजवादी ज़्यादा थी। तो इस वजह से भारत अप्रोक्ष रूप से किसके पक्ष में था, सोवियत यूनियन के पक्ष में। और आपको पता भी है सोवियत यूनियन ने हमेशा भारत के खिलाफ क्या कोशिश की थी, किस चीज़ की मदद की थी, हर चीज़ में। अमेरिका ने बहुत कोशिश की भारत को अपने पक्ष में मिलाने की, लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा कि हम गुट निरपेक्ष में रहेंगे। इस प्रकार से भारत न तो अमेरिका के साथ शामिल हुआ और न ही किसके शामिल हुआ, सोवियत यूनियन के परोक्ष रूप से। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, किस लिए की कि भारत ने मतलब अगर भारत एक गुट में जाता तो भारत को डायरेक्ट मदद मिलती। अब भारत किसी भी गुट में नहीं है तो भारत को किसी तरफ से भी डायरेक्ट मदद नहीं मिल रही, यानी सिद्धांत भिन्न हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है, भारत टिकाऊ नहीं है, कभी अमेरिका की बात करने लग जाता है, कभी किसकी बात करने लग जाता है। तो इस प्रकार शीत युद्ध चलता रहा। और ये शीत युद्ध खत्म कब होता है, 1989 में क्या होता है, सोवियत यूनियन का विघटन हो जाता है, सोवियत यूनियन टूट जाती है। आपको पता होना चाहिए सोवियत जो यूनियन थी वो 8-9 देशों का एक संगठन था, जिसमें रूस सबसे बड़ा देश था। सिर्फ रूस सोवियत यूनियन नहीं थी, रूस के साथ जो छोटे छोटे और देश थे, जैसे अब भारत है, भारत के साथ नेपाल हो, बर्मा हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, छोटे छोटे देश है ना सारे। इन सारों को मिलाकर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक यूनियन बना दी हम लोगों ने, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, भारत है। और बाद में वो टूट जाए, सारे देश अलग अलग हो जाएं, अपना अपना स्वतंत्र काम स्टार्ट कर दे। तो इस प्रकार सोवियत यूनियन टूट जाती है, जो उसमें देश थे और छोटे छोटे देश थे वो सब देश आज़ाद हो जाते हैं और अपना अपना व्यवस्था खुद चलाने लग जाते हैं। इस प्रकार वो सोवियत यूनियन बचती नहीं, जिसके कारण दूसरा ध्रुव बना हुआ था। जब दूसरा ध्रुव नहीं रहा तो दुनिया में एक महाशक्ति बच गई, अमेरिका, और शीत युद्ध इस प्रकार से अपने अंजाम पर पहुंच जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये था बच्चों आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको ये बताया बुक रीडिंग के द्वारा भी शीत युद्ध का दौर क्या था। इसके जस्ट बाद मैं अभी आपको लोगों को सामने ये इन क्वेश्चनों का एक वीडियो डालूंगा। पहले आप इस वीडियो को आराम से देख लेना, इसको समझ लेना, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो डालूंगा। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दिए गया आपको ये वीडियो अच्छा पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।